वो कौन कौन से मैटर्स को डील करता है, तो वो ये आपसे थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो तैयार की है जो आपको तकरीबन कुछ ही मिनट के अंदर आपको तमाम चैप्टर्स की जो डिटेल है वो आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएगी। आपने क्या करना है, इन चीज़ों को मेमोराइज़ कर लेना है आपने। तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा सेल टैक्स एक्ट का, वो किस चीज़ को डील करता है, वो प्रिलिमिनरी है। प्रिलिमिनरी में क्या होता है उसके बारे में बताया जाता है। सेल टैक्स एक्ट का कहाँ कहाँ तक इसकी एप्लीकेबिलिटी है और ये कहाँ पर वैलिड रहेगा। फिर शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंशन एंड कमेंसमेंट, कि ये कहाँ पर इसकी ये कमेंसमेंट कब से इसकी कमेंसमेंट हुई है, इसकी डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है, वो इसके अंदर पहले चैप्टर के अंदर ये थोड़ी सी डिटेल है इसकी। और डेफिनेशन जो मेन आती हैं सेल टैक्स एक्ट के अंदर, जो छोटी छोटी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, उन तमाम की डेफिनेशन जो हैं वो आपको पहले चैप्टर के अंदर मिलेंगी। और डेफिनेशन के ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्डेड है, सेल टैक्स एक्ट की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो लाजमी तौर पर सेल टैक्स की जो डेफिनेशन है वो सुनकर जाएँ। सेल टैक्स की डेफिनेशन का लेक्चर रिकॉर्ड है। तो ये था चैप्टर नंबर 1। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 2 क्या कह रहा है, स्कोप एंड पेमेंट ऑफ टैक्स। स्कोप एंड पेमेंट ऑफ टैक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें आपको तमाम वो प्रोसीजर, वो तरीक़ेकार मिल जाएंगे जिस तरीक़ेकार से इसने टैक्स की पेमेंट करनी होती है। सेल टैक्स एक्ट में जो टैक्स पेयर है किस तरह से वो टैक्स की पेमेंट करेगा, और इसका स्कोप का मतलब इसका दायरा कार कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है सेल टैक्स का। नंबर 3, चैप्टर 3 में आपको कह रहा है, सॉरी ये डिवीजन 3 लिखा है, डिवीजन 3 नहीं, ये चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 में तमाम रजिस्ट्रेशंस के मैटर को डील किया गया है कि बंदे को कब रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगा या कब उस पर कंपलसरी हो जाएगा कि उसने रजिस्टर्ड होना है, या वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन क्या होती है और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन क्या होती है। किसी बंदे के रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे वो एलिजिबल बनता है अपने आप को सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करवाने के लिए, तो वो आपको चैप्टर नंबर 3 से मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 4 जो डील करेगा वो बुक कीपिंग एंड इनवॉइसिंग रिक्वायरमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनवॉइस जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिल है सेल टैक्स में। इनवॉइस की बुनियाद पर ही जो है ना सेल टैक्स चार्ज किया जाता है। तो बुक कीपिंग एंड सेल टैक्स इनवॉइसिंग का जो प्रोसीजर है, जो तरीक़ेकार है, जो रिक्वायरमेंट है, जो रूल्स बताए गए हैं, वो सारे आपको चैप्टर नंबर 4 से चैप्टर नंबर 5 आ जाएं आगे जी। चैप्टर नंबर 5 में रिटर्न्स के बारे में बताया गया है कि एक बंदा कब एलिजिबल होगा रिटर्न फाइल करने का, उसकी डेट क्या होगी रिटर्न फाइल करने की, इसका टाइम पीरियड कितना होता है, इसका टैक्स पीरियड कितना होता है, टैक्स ईयर क्या होता है, वो तमाम चीज़ें आपको इसमें चैप्टर नंबर 5 में मिल जाएंगी। चैप्टर 6 जो डील करेगा वो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स ऑफ सेल्स टैक्स एंड दियर पावर्स। चैप्टर 6 में क्या है कि तमाम सेल टैक्स के जो अपॉइंटमेंट होगी वो चैप्टर 6 के थ्रू होगी, इसके ऑर्डर के थ्रू होगी, और जो उनको पावर्स डेलीगेट की जाएंगी वो भी आपको चैप्टर 6 के अंदर पता चल जाएंगी कि किस ऑफिसर को क्या पावर मिली है। वो चैप्टर 6 डेलीगेट करता है, वो चैप्टर 6 इस चीज़ को डील करता है। चैप्टर 7 आ जाए, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़। ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ का जो चैप्टर है वो आपका चैप्टर 7 होगा कि अगर कोई काम एक बंदा करता है तो गलत तरीके से करता है या नहीं करता, तो उसके ऊपर जो पेनल्टी चार्ज करनी है वो कितनी चार्ज करनी है और कैसे चार्ज करनी है उससे, तो वो सारी चीज़ें आपको पेनल्टी के जो चैप्टर है वो चैप्टर 7 से मिल जाएंगी। डिफ़ॉल्ट सरचार्ज क्या होता है वो भी इसके अंदर मौजूद होगा। डिफ़ॉल्ट सरचार्ज जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया, एक बंदा अगर गवर्नमेंट का टैक्स सेल टैक्स का वो कलेक्ट करता है और उसको पेमेंट करने में जितनी वो डिले करेगा उतना उसके ऊपर इजाफी उसको चार्ज देना पड़ेगा, तो वो आई थिंक सो 12% जो है वो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज है। पावर टू अरेस्ट वो भी इसी चैप्टर में होगा। पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन वो भी इसी चैप्टर में मिल जाएगा। चैप्टर 8 में आ जाए। चैप्टर 8 तमाम अपील्स को डील करता है कि अगर कोई टैक्स पेयर या डिपार्टमेंट अपील में जाना चाहते हैं तो वो किस सेक्शन के थ्रू जाएंगे। याद रखें सेल टैक्स एक्ट में कोई भी काम करने के लिए आपको लॉ की प्रोविज़न रिक्वायर होगी, तब आप वो काम कर सकेंगे सेल टैक्स में। जब तक लॉ के अंदर वो चीज़ नहीं लिखी आप वो चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने अपील फाइल करनी है तो आपको किसी ना किसी लॉ की जो ना वो सेक्शन रिक्वायर होगा कि आप ये अपील किस सेक्शन के थ्रू कर रहे हैं, किस सेक्शन ने आपको इजाज़त दी है असल में कि आप ये काम कर लें, तो वो आपका चैप्टर जो 8 है अपील्स का उसमें होगा। अगर अब CIR अपील को आपने करनी है, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को अपील करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली ये टैक्स पेयर ही करेगा।
FBR तो वो अपील के पास नहीं जा सकता। टैक्स पेयर अपील करेगा तो उसका सेक्शन 45B होगा, जिसके तहत उसको ये अलाउ किया गया है कि आप अपील कर सकते हैं। लेकिन ये भी आपने याद रखना है कि अपील जो है उसका एक टाइम लिमिट होता है, नहीं तो वो अपील टाइम बार्ड हो जाती है, उसके बाद अपील फाइल नहीं की जा सकती। तो वो मैं आपके लिए यहाँ पर रिवाइज कर देता हूँ, कईयों को पहले पता होगा और कईयों को नहीं पता होगा। तो जिनको नहीं पता उनके लिए आप याद रखें कि जिस डेट पे कमिश्नर FBR ऑर्डर पास करेगा, ऑफिसर ऑर्डर पास करेगा, अब तो जो आ गया ऑनलाइन सिस्टम इनकम टैक्स में और सेल टैक्स में भी, जिस डेट पे उसने ऑर्डर पास कर दिया, ऑनलाइन इशू कर दिया, बारकोड लग गया, उस पर IRS में अपलोड कर दिया, तो उसी डेट से उसकी टाइम लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। अपील फाइल करने की 30 डेज़ टाइम लिमिटेशन उसके पास होगी। विद इन 30 डेज़ उसको कमिश्नर अपील के पास अपीयर होना पड़ेगा और अपील के डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। अगर ऑनलाइन कर रहा है तो विद इन 30 डेज़ उसको IRS के थ्रू अपनी अपील की एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। उसके बाद है अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल, सेक्शन 46 इसको डील करता है। अब ट्रिब्यूनल में दोनों जा सकते हैं, टैक्स पेयर भी जा सकता है और ये डिपार्टमेंट भी जा सकता है। इसके भी ऑलरेडी मेरे 2 लेक्चर अपलोड किए गए हैं। अपील टू कमिश्नर अपील, उसका क्या प्रोसीजर है, क्या तरीक़ेकार है, क्या फ़ीस है, किस तरह फ़ाइल करनी है, और अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल को उस क्या फ़ाइल करना है, क्या तरीक़ेकार है, तो वो सारे 2 लेक्चर मेरे मौजूद हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। बहरहाल अपीलेट ट्रिब्यूनल मतलब ATIR। इधर अपील फाइल करने के लिए तरीक़ेकार ये होता है कि जब कमिश्नर अपील ऑर्डर पास कर देता है, कोई भी केस या ऑर्डर वो डिसाइड कर देता है, अपील का फ़ैसला आ जाता है, तो उसके 60 डेज़ के अंदर अंदर उसे अपील फाइल करनी होती है ATIR के पास। 60 डेज़ कब से स्टार्ट होंगे? जिस दिन वो डेट और वो ऑर्डर सर्विस किया गया है, ठीक है, या ऑनलाइन इशू किया गया है, उस दिन से आगे वो 60 डेज़ काउंट हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर उसने रेफरेंस टू हाई कोर्ट करना है तो हाई कोर्ट करने के लिए उसके पास ATIR का जो ऑर्डर है, जिस डेट पे सर्विस किया गया है, चाहे टैक्स पेयर को चाहे कमिश्नर ऑफिस FBR में, तो उस डेट से आगे 90 डेज़ होते हैं उसके पास उसको रेफरेंस करने के लिए। विद इन 90 डेज़ आपने हाई कोर्ट में रेफरेंस करना है। अच्छा, अब यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि अपील में और रेफरेंस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। जब एक अपील कर दी, ठीक है, वहाँ पे अगर आप एग्री नहीं किए तो आपने सेकंड अपील कर दी आप ATIR के, तो फिर इसका आगे थर्ड अपील क्यों नहीं नाम रखा गया हाई कोर्ट में, इसको क्यों रेफरेंस का नाम दिया गया? तो याद रखें, जो टैक्स के मामले में हाईएस्ट अथॉरिटी है, जो टैक्स लगाने के मामले में, टैक्स के डिसीजन के मामले में हाईएस्ट अथॉरिटी वो ATIR ही है। ATIR ही टैक्स के मामले में हाई कोर्ट है, टैक्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट है। उसके डिसीजन को कोई भी चेंज नहीं कर सकता सिवाय ATIR के रिव्यू एप्लीकेशन के। लेकिन जब आपने हाई कोर्ट में जाना होता है ATIR के ऑर्डर के अगेंस्ट, तो आप किस तरीके पे आगे जा सकते हैं? आप सिर्फ फैक्ट ऑफ लॉ की बेस पर आगे जा सकते हैं। अगर ATIR के ऑर्डर में आप ये समझते हैं कि कोई कानून की पासदारी नहीं की गई या कोई कानूनी लकूना रह गया है या कोई ऐसी चीज़ कि जो कानून में लिखी थी और इसमें नहीं पास की गई, तो आप उसको एप्लीकेबल करने के लिए हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर टैक्स के मामले में टैक्स आपको लग गया है, कोई कानूनी इसमें लकूना नहीं है, तो फिर आगे रेफरेंस नहीं किया जा सकता। चैप्टर 9 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपके लिए ऐसे ही है जैसे आपने सेक्शन 137 से लेके 140 तक रिकवरी के मैटर को देखा था, क्योंकि ये तमाम का तमाम रिकवरी एंड एरियर्स को डील करेगा। रिकवरी में एरियर क्या होते हैं, क्या क्या रिकवरी मैयर्स की जा सकती हैं? एक है इनकम टैक्स की मैयर्स और एक है सेल टैक्स की मैयर्स। जो सेल टैक्स की मैयर हैं वो सेल टैक्स के ऑर्डर में ही इस्तेमाल की जा सकती हैं। मतलब अगर इसमें कोई पावर लिखी हुई है कि आप इस शख्स को ब्लैक लिस्ट कर दें, मिसाल दे रहा हूँ, या इसकी उसको सस्पेंड कर दें इसकी रजिस्ट्रेशन को, तो आप सिर्फ उसको सेल टैक्स की रिकवरी की बुनियाद पर ही ये काम कर सकते हैं। आप उसको इनकम टैक्स की रिकवरी के बुनियाद पर ये काम नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि इनकम टैक्स का एरियर उसका खड़ा हुआ है, उसने टैक्स दिया नहीं, तो हम उसको सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दें। तो क्योंकि सेल टैक्स के एक्ट में लिखा नहीं है कि उसकी इनकम टैक्स की बेस पे उसको रिजेक्ट कर दें या सस्पेंड कर दें, इसीलिए उसको नहीं कर सकते। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मतलब जो सेल टैक्स की मैयर्स हैं रिकवरी की, वो सिर्फ सेल टैक्स के ऑर्डर पर ही
एप्लीकेबल होंगी। तो ये चैप्टर आपने डिटेल में पढ़ के जाना है, जो चैप्टर 9 है आपका। चैप्टर जो 10 आ रहा है इसमें मिसलीनियस चीज़ें आ जाती हैं, छोटी मोटी जो कोई चीज़ें आ गई हैं वो इसके अंदर बयान की गई होंगी। तो वो पहले मिसाल के तौर पे प्राइस स्कीम टू प्रमोट टैक्स कल्चर, ये जिस तरह POS लगा है, पॉइंट ऑफ सेल, कि बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं, जो मल्टीनेशनल स्टोर हैं, ये जो चेन वाले स्टोर हैं, मतलब एयर कंडीशन स्टोर हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, उसमें उन्होंने एक सिस्टम अडॉप्ट किया FBR ने ऑन, मतलब वो उसको कहते हैं रियल टाइम मॉनिटरिंग। आपकी जो सेल्स होगी FBR उसको रियल टाइम मॉनिटर कर रहा होगा कि आज कितनी सेल हुई, कल कितनी सेल हुई, क्योंकि हर सेल आपको एक सिस्टम के थ्रू एंटर करके इन्वॉइस करना पड़ेगा। तो वो सिस्टम FBR के पास ऑटोमेटिक उसकी सेल का रिकॉर्ड आ जाएगा, तो वो सेल रियल टाइम उसको मॉनिटर किया जा रहा होगा। आपने देखा होगा POS 1 रुपया टैक्स के तौर पे हर इन्वॉइस पे चार्ज किया जाता है। तो वो एक टैक्स कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये स्टेप जो है ना लिए गए थे, कि जिसमें रिसेंटली इनाम भी दिए गए थे कि उसमें 10 लाख है, फिर 2.5 लाख है, उसके बाद फिर 50,000 के काफ़ी इनामात हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको चैप्टर 10 मिसलीनियस चैप्टर में मिलेंगी। रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, अगर कोई ऑर्डर के अंदर रेक्टिफिकेशन रिक्वायर है, मिस्टेक आ गई है, तो उसके लिए इस चैप्टर में बताया गया कि किस तरह से आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक सर्वेंट, कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड, लिमिटेशन ऑफ पीरियड काउंट करना है तो वो कैसे करेंगे। अब ऑब्वियसली लिमिटेशन ऑफ पीरियड का मतलब ऑर्डर की लिमिटेशन हो सकती है, कोई असेसमेंट की लिमिटेशन हो सकती है, रीअसेसमेंट हो सकती है, रेक्टिफिकेशन की है, रिफंड की है, वो सारी इसके अंदर इसकी लिमिटेशन बताई होंगी। रिवार्ड टू इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज ऑफिसर एंड ऑफिशियल्स, क्योंकि आपको पता है FBR में रिवार्ड का सिस्टम है कि एनुअली उनको रिवार्ड दिया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उनको 1 बेसिक सैलरी दी जाती है, किसी को हाफ बेसिक सैलरी मिल जाती है। तो ये उनकी परफॉर्मेंस, इसके बारे में तरीक़ेकार जो बताए गए हैं वो इस चैप्टर में आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह की और छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो इस चैप्टर के अंदर आपको मिल जाती हैं। तो ये टोटल चैप्टर इसके कितने हैं, 10 चैप्टर्स हैं। 10 चैप्टर्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि हर चैप्टर में कहाँ पर क्या चीज़ मौजूद है। ये नहीं कि अगर आपने एक चीज़ देखनी है तो अच्छा अब ये कहाँ से मिलेंगी, पूरा इनके सेल टैक्स या फरोल डालें तो आपको पता ही ना हो। आपको मेन कैटेगरी आपने लाजमी याद करके जानी है। मैं फिर कह रहा हूँ, इसी तरह आपने इनकम टैक्स को भी रिवाइज़ करना है कि पहले चैप्टर वाइज आपने देखना है, अपने जहन में बिठाना है कि कौन सी चीज़ किस चैप्टर में होनी चाहिए और वो चैप्टर कहाँ पे है, तो फिर आपको वो इजीली फाइंड करने में आसानी मिलेगी। तो चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए मैंने तैयार की हैं। तो वो इंशाल्लाह मैं डेली बेसिस पे, मेरी कोशिश होती है कि डेली बेसिस पे मैं अपलोड करूं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से वो अपलोड नहीं कर पाता, तो उसके लिए एडवांस सॉरी है। तो बाकी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।